दोस्तों, जब मैं न्यूज को पढ़ता हूं, इंटरनेशनल न्यूज को जब मैं देखता हूं कि यूएसए और ईरान के बीच में सब कुछ चल रहा है, टेंशन्स चल रही है, तो कई बार मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ एक सोचा समझा एक प्लान है। क्यों अमेरिका अपने आप को इतना ताकतवर दिखाना चाहता है? कहते हैं कि जो इंसान ताकतवर है उसको अपनी ताकत का आजमाइश जरूर कर देना चाहिए, नहीं तो जिस जंगल के अंदर वो रहता है उस जंगल के अंदर ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको ये गुमान होता है कि हम में भी बहुत ताकत है। अमेरिका इसी पावर का, इसी स्ट्रेंथ का आज प्रदर्शन कर रहा है, वरना जरूरत नहीं थी। खास तौर पर ट्रंप के ऊपर जो एप्स्टीन के इतने सारे जो केसेस लगे हुए हैं, जिन मामलों के ऊपर सुनवाइयां चल रही है, रिसेंटली ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं उनके भाई को जो जेल वगैरह हुई है, ये सब कुछ एक अलग मुद्दा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पावर्स का यूज किया जा रहा है अपने सोशल लाइफ को छिपाने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि ट्रंप जिस चीज से बचना चाहते हैं उस चीज को बचाने के लिए वो आज ईरान, वेनेजुएला ऐसे तमाम कंट्रीज पर वो जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। हम और आप जो है वो इतना बारीकी से उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे रिसेंटली क्या हुआ है कि ईरान ने रशिया के साथ में एक डिफेंस डील की है। वैसे वो डिफेंस डील आज की नहीं है, वो पहले ही हो चुकी थी, बस उसको एक नया मोड़ दिया गया है। एक्चुअली में आज जो लड़ाई है वो अमेरिका और ईरान की नहीं है, वो इजराइल और ईरान की नहीं है, वो इजराइल और हमास की नहीं है, वो अमेरिका और चाइना की, अमेरिका और रशिया की नहीं है। वो आज एक लड़ाई बन चुकी है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न नेशंस हैं वो एक तरफ हैं और वेस्टर्न नेशंस एक तरफ हैं। ये लड़ाई आज जिसको हम लोग डिफेंस डील्स कह रहे हैं, डिफेंस की हथियारों की लड़ाई है, एक्चुअली में वो उसकी है ही नहीं। ये मुद्दा शुरू होता है एक कल्चरल इवेंट से, जहां पर कल्चर को लेकर एक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है कि तुम्हारा कल्चर अच्छा है कि हमारा कल्चर अच्छा है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए यही जो कल्चर बेस एक वॉर जो है वो छिड़ता है, वही वॉर अब आगे जाकर बढ़ता है कि भाई ठीक है, हम लोग कल्चर को डिफरेंशिएट या जस्टिफाई तो नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं अपनी इकोनॉमीज को जस्टिफाई करते हैं कि भाई ईस्टर्न जो नेशंस हैं उनकी इकोनॉमी अच्छी है या फिर वेस्टर्न जो नेशंस हैं उनकी इकोनॉमी अच्छी है। क्योंकि अगर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो आप देखेंगे रशिया से और रशिया यूरोप के बीच में जो यूराल माउंटेन है उस लाइन को आप सीधा नीचे तक हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दीजिए। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए कि एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक तरफ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज एक तरफ है। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए कि किसकी इकोनॉमी ज्यादा है। तो ये कल्चरल वॉर धीरे धीरे इकोनॉमी के वॉर के अंदर कन्वर्ट हुआ, और जब इकोनॉमिक वॉर भी बैलेंस नहीं हो पाया तो ये डिफेंस वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये स्पार्क जो था वो बहुत लंबे समय से था। अब यही एक डिफेंस वॉर और बढ़ रहा है आगे, जिसमें ईरान एग्री किया है रशिया के साथ में कि वो उसके साथ में डिफेंस को लेकर डील करेगा। वैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर आज इसको पब्लिश तो कर रहे हैं, लेकिन वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि वाकई में यही न्यूज जो है वो बिल्कुल सही है। ईरान एग्रीड एज सीक्रेट 500 मिलियन यूरो की एक डील की गई है विथ रशिया। थाउजेंड्स ऑफ एडवांस शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, मतलब कंधे पर रख के चलाई जाने वाली जो बंदूकें होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, उनको रशिया से ईरान के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। द एग्रीमेंट साइंड इन मॉस्को इन दिसंबर, तो दिसंबर 2025 के अंदर मॉस्को में ये ऑलरेडी डील साइन हो चुकी थी, जिसमें 500 मेन पोर्टेबल वर्बा, ये जो लॉन्चर्स हैं, इनको ईरान को दिया जाएगा, और लगभग 2500 के आसपास में मिसाइल्स जो हैं वो अगले 3 साल के अंदर इनकी खपत पूरी कर दी जाएगी ईरान को। क्योंकि बातचीत हुई चाइना, रशिया और ईरान के बीच में कि हम लोग हॉर्मुज जो वाटर स्ट्रेट है यहां पर एक युद्ध अभ्यास करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। तो ईरान का यह कहना था कि हमारे पास में वो डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है कि हम आपके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर पाए।
तो रशिया ने कहा कि ठीक है वो हम देते हैं। और रिसेंटली क्या हुआ कि एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, ये वर्बा है, मतलब एक एडवांस वर्जन में आपको दिखा रहा हूं। एक्चुअली में इसकी जो रेंज है, वर्बा की मैं रेंज आपको दिखाऊं, हॉरिजॉन्टली जो है वो लगभग 6 किलोमीटर तक ये अपनी टारगेट को हिट कर सकता है, और वर्टिकली जो है लगभग 4 किलोमीटर तक ये ऊपर तक सीधा जो है स्ट्रेट, वो जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन ऊपर से गुजर रहा है तो सीधा ऊपर हिट कर सकता है, और हॉरिजॉन्टली है तो लगभग 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसका जो वजन है वो लगभग 17 केजी के आसपास है, 17 केजी इसका वजन है, और इजीली कोई भी इंसान जो है वो इसको पोर्ट कर सकता है। पोर्टेबल ये बनाई गई है, लाइट वेट है, रेंज काफी अच्छी है, और इसकी जो मिसाइल, इसकी जो रेंज है मिसाइल की वो लगभग 2 मैक के आसपास पहुंच जाती है। 2 मैक जो हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग मैक के अंदर मेजर करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी स्पीड को हम लोग मैक नंबर के अंदर काउंट करते हैं। मैक नंबर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से उसका मैक नंबर जो है वो निकाला जाता है। तो मैक नंबर मतलब बड़ा जबरदस्त इसकी वेलोसिटी है। और इसके साथ में ही ये जो मिसाइल सिस्टम है, मैंने एक वर्जन जो है दूसरा दिखाया है इसके अंदर, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम भी जो है वो रशिया से ईरान के पास में पहुंचेगी। अब इसके बीच में दो डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बीच में डील हुई है, नेगोशिएशन हुई है। रशिया स्टेट आर्म्स एक्सपोर्टर रॉसबॉर्न एक्सपोर्ट एंड द मॉस्को रिप्रेजेंटेटिव ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके बीच में क्या हुई है, हाल ही में ये डील जो है वो साइन की गई है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ट्राई लेटरल एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट की तरफ, जिसमें ईरान, चाइना और रशिया शामिल था। ईरान, चाइना और रशिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग इस युद्ध को मिलकर लड़ें, और इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ओमान के पास में, ओमान की गल्फ ऑफ ओमान है, वहां पर ये क्या करेंगे, एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 26 फरवरी को तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है जेनेवा के अंदर बिटवीन यूएसए एंड ईरान इन द मीडिएशन ऑफ ओमान। ओमान ने कहा तुम आपस में बातचीत नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी बातचीत करवाता हूं। और जेनेवा के अंदर ईरान और यूएसए के बीच में अब तीसरी दौर की वार्ता, दो तो जो है असफल हो चुकी है, वो तो अनसक्सेसफुली, सेकंड वाली में तो बहुत जबरदस्त मामला देखने को मिला था। मतलब उधर तो जो है वो डील हो रही थी यूएसए और ईरान के बीच में, इधर यूएसए ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको रवाना कर दिया था, तो वो बहुत बर्निंग थी। अब 26 फरवरी को देखते हैं कि क्या वाकई में वो बात जो है वो बैठ पाती कि नहीं बैठ पाती। क्योंकि ईरान का ये कहना है कि हम समझौता भले ही कर लेंगे लेकिन कभी भी जो है हम हार नहीं मानेंगे। समझौता होता है दो लोगों के बीच में, जो कि दोनों की बात मानने को तैयार होता है। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कम नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारा राइट है। वी हैव राइट टू एनरिच, और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर जितने भी वेपन्स हैं उनको और आगे बढ़ाने को तैयार हैं। न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं इनको ये बढ़ाएंगे। ये कहते हैं कि यह हमारा राइट है, हम कैसे इसको रोक दें। आप लोगों ने तो इसमें टेक्नोलॉजी के तहत एडवांसमेंट हासिल कर लिया है, और जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। तो ईरान ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया है, और मुझे लगता है कि 26 फरवरी की जो वार्ता है वो भी असफल होगी। अब एक्चुअली में ईरान और रशिया के बीच में लगभग 20 साल का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी जो है ऑलरेडी साइन हो चुकी है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिफेंस टाइज। जबकि बात करें चाइना और ईरान की, इनके बीच में 25 साल को, यानी कि 2025 में साइन हुआ था, और अगले 25 साल तक एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड कर पाए, ट्रेड को, और एनर्जी इंटीग्रेशन जो है ये बढ़ा पाए 2021 के अंदर। अब एक्चुअली में क्या है मैं आपको बताता हूं कि इसका जो इंपैक्ट है वो कहां से है। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसकी जो टोटल विड्थ है वो लगभग 33 किलोमीटर्स है। अब पूरे विश्व के अंदर जो ऑयल का ट्रेड होता है उसका लगभग 20 से 30% इसी रूट से होकर जाता है। अब अगर ईरान ने कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया तो परेशानी होगी एशियन कंट्रीज को, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, तमाम देश जो है वो शामिल हैं। बहुत सारे देश जो है वो शामिल हैं। चाइना को सबसे ज्यादा इसमें बैकफायर जो है वो लगने वाला है।
चाइना मैक्सिमम अपना ऑयल का इंपोर्ट अभी ईरान से ही कर रहा है। तो अगर ईरान ने उसको बंद कर दिया तो ट्रेड जो है रुकेगा और ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा हाइक करेंगे। तो यह बात है कि डेफिनेटली अब ईरान और यूएसए के बीच में जो युद्ध छिड़ेगा, अगर देखिए पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने अपनी सेना को तैनात कर दिया। आज ही क्यों ना युद्ध हो जाए, अमेरिका क्यों ना आज ही हमला कर दे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और इस युद्ध के अंदर अमेरिका जीत भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बनाया है, तैयार किया है, वो आज युद्ध जीतने के लिए ही तो है। मैंने शुरुआत में क्या कहा कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बहुत से यानी कि जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि अपने आप को ज्यादा तुर्रम खां समझने लग गए हैं। अमेरिका उनके ऊपर अपना आधिपत्य आज वर्चस्व जो है बनाने को तैयार है। देखते हैं कि क्या वाकई में ये अटैक जो है एक वॉर के अंदर कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में पढ़ने के लिए तो आपके पास में वो फोकस होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी तो वो क्रैक हो पाएगा। क्या आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं, वो सही है कि नहीं है, वैलिडेट करना जरूरी है, इवैल्यूएट करना जरूरी है। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं जो कि एक सक्सेसफुल पर्संस अपनाते हैं। आप भी अपना सकते हैं जरूर अपनी लाइफ के अंदर। एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बिजनेस क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं आपसे कहूंगा कि आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए, क्योंकि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज ही होता है, चुनौती जब आती है जीवन के अंदर, तो इंसान जो है ज्यादा निखर कर बाहर आता है। आप जरूर इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, चाहे आप में एडिक्शन हो या ना हो। एडिक्शन होगा तो दूर हो ही जाएगा, नहीं तो आप खुद से चैलेंज ले सकते हैं कि मुझे 175 डेज के अंदर किसी एग्जाम को, किसी बिजनेस को क्रैक करना है, और फिर देखिए उसका कमाल है ना। ठीक है, दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।